बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज जो हमारा थर्ड चैप्टर जो हम पढ़े हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है, आपने पहले सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा था कि प्लांट की मूवमेंट्स के अंदर डिफरेंट आउटसाइड एक्सटर्नल स्टिमुलस और डिफरेंट इंटरनल स्टिमुलस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दैट स्टिमुलस शो करवाने के लिए प्लांट के अंदर हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो उन मूवमेंट्स को शो करवाने में प्लांट को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, बल्कि प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स मूवमेंट शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट के अंदर इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो उनको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल बनाते हैं या हेल्प करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर आपने डिफरेंट टाइप की मूवमेंट पढ़ी है, फोटोट्रॉपिज्म पढ़ी, गैविटोपिज्म पढ़ी, नेस्टिक मूवमेंट पढ़ी, ट्रैक्टिक मूवमेंट पढ़ी है। ठीक है, और बहुत सारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ी हैं उनमें से हम एक से दो टाइप्स को लेंगे और उसके साथ देखेंगे कि उन मूवमेंट्स के अंदर कौन से हार्मोन्स प्लांट को हेल्प करते हैं। अगर मैं सबसे पहली टाइप ऑफ मूवमेंट देखूँ दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर जो हार्मोन मेजर रोल प्ले करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट ऑर्गन टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट की वजह से जब आपका प्लांट का ऑर्गन मूव करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, साथ ही हम ये कहते हैं कि अगर आपका ऑक्सिन में एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन की भी फिर आगे से टाइप्स हैं, तो उसमें एक टाइप होती है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है, जब हम इसको प्लांट की कोलियोप्टाइल स्टम्प के ऊपर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी वजह से जो सेल की इनलार्जमेंट है वो भी क्या होती है, अनइक्वल। ठीक है, और प्लांट का एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो लाइट की तरफ या लाइट से अवे मूव कर जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, इंडोल एसिटिक एसिड को लिया और उसको प्लांट की कोलियोप्टाइल स्टम्प के ऊपर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि पूरे के ऊपर नहीं लगाया, हमने उसको जगह जगह के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हार्मोन प्लांट के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो बेंड कर जाते हैं आइदर टू वर्ड द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोलियोप्टाइल स्टम्प है ये क्या होती है, प्लांट के अंदर जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उसमें जब बेबी प्लांट होता है, छोटा होता है, तो उसके रूट और शूट के ऊपर एक प्रॉपर पूरी कवरिंग मौजूद होती है। ठीक है, सेल्स की एक कवरिंग मौजूद होती है जो कि उनको इंटरनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रेविट्रोपिज्म की, तो जैसे ऑक्सिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म शो करने के लिए, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सिन प्ले करता है पॉजिटिव रूट को ग्रेविट्रोपिज्म शो करने के लिए, क्योंकि ग्रेविट्रोपिज्म होता है टू वर्ड द ग्रेविटी मूव करना। ठीक है, तो रूट्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, तो वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए ऑक्सिन्स हेल्प करते हैं रूट्स को पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म शो करवाने के लिए। और स्टेम जो है या शूट जो है वो क्योंकि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उनको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करवाने में भी कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑक्सिन्स का एक और काम ये है कि ऑक्सिन्स क्या करते हैं कि रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जब रूट की जो अपर सरफेस वाले सेल्स हैं जब वो मैक्सिममली इनलार्ज कर जाते हैं तो उनका वजन ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा इनलार्जमेंट की वजह से वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रूट्स देखें तो वो नीचे जाने के बाद मज़ीद नीचे ही बेंड हो रही होती है, मतलब उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, तो वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इसी तरह से जिस तरह से आपकी रूट की सेल्स की ग्रोथ को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इनहिबिट कर देता है ऑक्सिन, इसी तरह से स्टेम की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। अब जब स्टेम के सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, सेल्स की इनलार्जमेंट की वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर एक हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एप्सिसिन, एप्सिसिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि ग्रोथ को रोकता है।
ठीक है। और दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो होते हैं ये ग्रोथ स्टिमुलेटर हैं, यानी कि ग्रोथ को ज़्यादा करते हैं। तो जब ये दोनों हार्मोन्स एब्सिसिन्स भी और जिब्रेलिन्स भी हम दोनों को एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर प्लांट के ऊपर इम्पोज करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, तो इनके बैलेंस की वजह से या इनके रेशो की वजह से प्लांट शोज नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें भी जो नेस्टिक मूवमेंट में भी आपने 3 आगे से टाइप्स पढ़ी थी, उनमें एक पढ़ी थी एपिनेस्टी। एपिनेस्टी में आप ये पढ़ा था कि बर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि ग्रोथ जो है वो अपर सरफेस ऑफ द बर्ड ज़्यादा होती है और लोअर सरफेस ऑफ द बर्ड जो है वो ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से ऊपर से जो बर्ड होता है वो ओपन हो जाता है और उसमें से पेटल्स निकलती हैं। तो एपिनेस्टी को जो प्रमोट करता है वो कौन करता है? ऑक्सिन्स। और हाइपोनेस्टी को जो करता है वो कौन करते हैं? जिब्रेलिन्स करते हैं, ठीक है। तो एपिनेस्टी इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। अगर ऑक्सिन्स मौजूद होंगे तो बर्ड की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी और बर्ड ओपन होगा और उसमें से पेटल्स बाहर निकलेंगी, ठीक है। और हाइपोनेस्टी में ये होता है कि नीचे वाली तरफ ग्रोथ ज़्यादा होती है, मतलब कि बर्ड का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऊपर से बर्ड का जो मुंह है, जो उसका अपर सरफेस है, वो ओपन नहीं होगी। और ये जो कौन करवाता है? ये जिब्रेलिन्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये नेस्टिक मूवमेंट्स भी जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से होती है। तो आप ये कह सकते हो कि हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को नहीं कंट्रोल करते, बल्कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने किस तरीके से मूव करना है ये भी प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एनिमल्स के अंदर सपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में कौन से ऑर्गन्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन मतलब कि हड्डियों का जो ढांचा है, एक टफ सा रिजिड सा फ्रेमवर्क है बॉडी का, यानी कि जिसके ऊपर आपकी बॉडी के फिर मसल्स और स्किन्स और सब कुछ अटैच्ड होता है। तो वो जो पूरा का पूरा स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो स्केलेटन है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। कुछ स्केलेटन के पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिसमें इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, ठीक है। तो यू कैन से कि ये दोनों से कंपोज होता है, इसमें ऑर्गेनिक भी मौजूद होते हैं और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मैं एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूं यानी कि प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरी बॉडी एक ही सेल से कंपोज्ड हुई है, तो इसका जो स्केलेटन है वो भी कहाँ से सिक्रीट होगा? सिंगल सेल से सिक्रीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, अपनी बॉडी की बात करूं, दूसरे एनिमल्स की बॉडी की बात करूं, तो उनकी जो बॉडी है क्योंकि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, तो उनका स्केलेटन भी जो है वो बहुत सारे या मैनी सेल्स से मिलके कंपोज होता है, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ स्केलेटन की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं स्केलेटन की। नंबर 1 इज एक्सोस्केलेटन, नंबर 2 इज हाइड्रोस्केलेटन एंड नंबर 3 इज एंडोस्केलेटन। अब जो हमारे पास सबसे पहला स्केलेटन हम डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में होता क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई प्रॉपर्ली जो है ना वो बोन्स वाला या कोई हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब उनकी बॉडी को भी सपोर्ट चाहिए और उसके भी ऑर्गन्स ने विथस्टैंड करना है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो उनको क्या होगा कि उनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बन जाती है, मतलब कि एक बड़ा सा वेसल है, ठीक है, एक बड़ी सी कैविटी है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। अब पानी के बहुत ज़्यादा भरने की वजह से अब जब अंदर वो चला गया पानी तो वो स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, उसमें मूवमेंट तो नहीं रहेगी, तो वो जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके मसल्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो मोटेलिटी के काबिल हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो बिल्कुल अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट मिलती है। इस तरह के स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपके नाइडेरियंस में मौजूद होता है। आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे आपने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की डिटेल पढ़ी थी। एनालिड्स के अंदर होते हैं, नाइडेरियंस के अंदर होते हैं, और सॉफ्ट बॉडीड जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन तमाम के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तो हम 2 एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। नंबर 1 इज सी एनीमोन और नंबर 2 जो हम लेंगे वो अर्थवॉर्म होगी, ठीक है। अगर मैं सी एनीमोन की बात करूँ तो इसकी जो कैविटी है वो पानी के साथ बिल्कुल भर जाती है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द बॉडी के बिल्कुल जो सर्कल होता है ना
उसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने इसकी पिक्चर जो है वो इंटरनेट पे देखनी है। इसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो टेंटिकल्स यानी कि हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये अपने माउथ के अंदर बहुत सारा पानी भर लेता है, ठीक है, और माउथ को बंद कर लेता है। जैसे ही अपना मुंह बंद करेगा तो क्या होगा कि जो अंदर भरा हुआ पानी है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होगा तो एकदम से ये अपना माउथ खोलेगा, पानी प्रेशर से बाहर निकलेगा और इसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली जो है वो पाई जाती है सी एनीमोन के अंदर, ठीक है। इसके जो कंट्रैक्शन है सर्कुलर मसल्स की, उसकी वजह से लिक्विड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और बॉडी का जो अपराइट स्ट्रेचर है यानी कि जो बॉडी ने खड़ा रहना है वो खड़ी रह सकेगी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर लेना और उसको टेंटिकल्स के साथ इर्द गिर्द से अपने माउथ को बंद कर लेना, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होना और बॉडी बिल्कुल सीधी, जिस तरह हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, बैकबोन होती है, ये हमें पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह से ये जो पानी है ये उसकी बॉडी को इतना प्रेशर देता है कि वो बिल्कुल विदस्टैंड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी का आपको पता है कि ये कंपार्टमेंट्स में होती है, यानी कि छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं। तो इसके जो कंपार्टमेंट्स हैं वो फ्लूइड के साथ यानी कि पानी के साथ या किसी भी फ्लूइड के साथ भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब हर जो कंपार्टमेंट है, हर जो खाना है, उसके दरमियान में एक वॉल होती है जिसको हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक सर्कुलर मसल्स, ठीक है। जब आपके सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो सर्कुलर मसल्स क्योंकि यूं होते हैं रिंग्स की फॉर्म में, तो इनके सिकुड़ने की वजह से जो उसका सेल है वो क्या हो जाता है, या जो एक कंपार्टमेंट है वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, लंबा, क्योंकि सर्कुलर ने यूं करके कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, दबना है। तो जब वो दबेंगे तो क्या होगा, नीचे से जो कंपार्टमेंट है वो इलोंगेट हो जाएगा। जब उनके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं जो बॉडी के यूं होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं, जब वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो आपका कंपार्टमेंट है अर्थवॉर्म का वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में पानी फिल्ड होता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की वजह से इसको एक तो वो अर्थवॉर्म को सॉइल के ऊपर मूव करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ इसके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ इनके नीचे फुट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम सीटा कहते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म के अंदर लोकोमोशन में सीटा भी हेल्प करता है अलॉन्ग विद ऑल्टरनेटिव वेव जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की वजह से बन रही है, उसके साथ साथ सीटा भी हेल्प आउट करता है फॉर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है स्केलेटन की विच इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। एक्स का मतलब होता है बाहर वाली तरफ, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर मौजूद होगा और एक हार्डर सी आउटर कवरिंग होगी, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली इसके साथ हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन जो मोलस्कास होते हैं या आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के बाहर, जैसे टर्टल वगैरह हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड सा स्केलेटन होता है बाहर वाली तरफ, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है ये बेसिकली इनर्ट और नॉन लिविंग है, यानी कि मूव नहीं कर सकता और बिल्कुल नॉन लिविंग सा होता है, ठीक है। हार्ड सा होता है, डिपॉजिटेड होते हैं इसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह। अगर इसकी लेयर्स की बात करें तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एपिक्यूटिकल और एक प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल वो लेयर होती है जो बिल्कुल अपर होती है, यानी कि जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है, इसके अंदर वैक्सी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, वगैरह मौजूद होती हैं, और ये ऐसा हार्ड है कि अगर आप इसके ऊपर पानी फेंकते हैं तो पानी के ड्रॉपलेट्स इस एक्सोस्केलेटन के ऊपर आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें से गुजर के वो जिस्म के अंदर या उस एक्सोस्केलेटन को पार करके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये बैरियर का काम करता है बाकी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के लिए भी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी नीचे से इतनी सॉफ्ट होती है, जैसे अगर आप टर्टल की एग्जांपल लेते हो तो उसकी बॉडी अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जो ऊपर एक्सोस्केलेटन है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट या कोई भी दूसरा एनिमल उसके ऊपर जब अटैक करे तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरी है प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के नीचे वाली जो लेयर है उसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, ये बिल्कुल एपिक्यूटिकल के नीचे होती है और इसमें काइटिन होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी टफ भी है और थोड़ी लेदर किस्म की होती है, ठीक है। इसमें पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। सम टाइम इसके अंदर सेक्लेरोटिन्स वगैरह जो हैं वो उनकी डेपोजिशंस हुई हुई होती हैं, या फिर इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेगनेटेड होता है, ठीक है, ताकि उनको मैक्सिमम किस्म की स्टिफनेस एंड हार्डनेस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। अगर हम लोग एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल्स देखें तो एक्सोस्केलेटन मोलस्कास में होता है और आर्थ्रोपोड्स में होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मोलस्का की।
मुलास्का की बॉडी के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो 2 पीसेस के ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पीसेस होते हैं उसके, ठीक है। मरीन जितने भी बायवॉल्विया हैं, बायवॉल्विया, बाय का मतलब होता है 2 और वॉल्विया कहते हैं जिनके स्केलेटन्स 2 पीसेस के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, उनको बायवॉल्वियाज कहते हैं। तो मरीन जितने भी बायवॉल्विया हैं यानी कि वो मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन्स मौजूद होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर, क्योंकि मरीन है ना, तो सॉइल में, वाटर में, ऐसे वाटर में रह रहे हैं जहाँ पे मट्टी बहुत, जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट्स जो हैं वो उनके स्केलेटन्स के ऊपर इम्प्रेगनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। लैंड स्नेल्स की अगर बात करें तो इनके अंदर कोई इस तरह का कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी हार्ड मिनरल मौजूद नहीं होता। ये जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ के अंदर बड़ा होता है, इसी तरह से मुलस्का का जो रिंग है वो भी अपने साइज़ में इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। मुलस्कास की जो बॉडी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन उस सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म के पीछे इस तरह के जो रिंग्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो रिंग्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी होगी आगे से, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, वैसे वैसे शेल जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिजम्स में बॉडी मौजूद होती है। सेकेंड है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इनके अंदर स्केलेटन के साथ रहने के लिए बहुत सारी अडॉप्टेशंस होती हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली कुछ रिजेस बनी हुई होती हैं, यानी कि कुछ गड़े और इस तरह इन्वेजिनेशंस या बार्स होती हैं जिसकी मदद से वो स्केलेटन जो है वो नीचे वाली सॉफ्ट बॉडी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर टर्टल को आप देखते हो तो नीचे सॉफ्ट बॉडीड है और ऊपर वो उसका कवर सा मौजूद होता है, ठीक है, स्केलेटन सा। लेकिन वो स्केलेटन जो है वो बार्स की मदद से, छोटे छोटे पीसेस की मदद से आपके स्मॉल जो मसल अटैचमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। एक्सोस्केलेटन की अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो एक्सोस्केलेटन्स को आप अपने जॉइंट्स पे भी कंसिडर कर सकते हो। जॉइंट भी आपका एक एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, लेकिन जॉइंट्स के ऊपर एक्सोस्केलेटन जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो भी इसीलिए होते हैं ताकि इर्द गिर्द से आने वाली चीज़ों की, चाहे वो रेडिएशंस हो, चाहे कोई नॉइस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी सेंसेशंस ले सकें, ठीक है। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो, उनको हम सेंसला कहते हैं। या कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर बिल्कुल जिस तरह ब्रश के हार्ड बाल होते हैं ना, इसी तरह से हेयर लाइक बहुत ज़्यादा कंडेंस किस्म के हेयर्स उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं जिसको हम ब्रिसल्स कहते हैं, ठीक है। या कुछ की बॉडी के ऊपर लेंसेज वगैरह मौजूद होते हैं जिससे उनको इर्द गिर्द से आने वाली चीज़ों के स्टिमुलस मिल जाते हैं और वो फ़ौरन से अपने आप को उन चीज़ों में हाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम आर्थ्रोपोडा के स्केलेटन की बात करें तो जहाँ आर्थ्रोपोड का स्केलेटन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है, उनको ड्राई होने से बचाता है उनकी बॉडी को, क्योंकि देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ना, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, तो जब ज़मीन के ऊपर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर की एवापोरेशन की वजह से उनमें पानी की कमी हो सकती है, तो वो ड्राई हो सकती है उनकी बॉडी। तो जहाँ पे एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिजम्स को, उनकी बॉडी को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है और जहाँ पे उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स या किसी भी एनिमल्स या इंसेक्ट के अटैक से, वहीं पे आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन का एक आप कह लें कि डिसएडवांटेज भी है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ साथ बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने शुरू में एक वर्ड कहा था कि एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग, कि वो इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है। मुलस्का के जो स्नेल्स वगैरह होते हैं उनमें तो वो रिंग्स इंक्रीज करता रहता है, मतलब नया सिक्रीट होता रहता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने बड़ा भी होना है तो छोटे से लेके बड़ा होने तक वो एक ही एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी जब बड़ी हो जाती है, स्केलेटन छोटा रह जाता है, तो वो उस पुराने वाले स्केलेटन को रिप्लेस कर देता है विद अ न्यू एंड अ लार्जर एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब वो जो लार्जर की जो प्रोसेस है जिसमें पुराना एक्सोस्केलेटन शेड कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और नया सिक्रीट कर लिया जाता है, इसको हम मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस कहते हैं, ठीक है। एक्डाइसिस या मोल्टिंग की 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 ये कि जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कौन से होते हैं? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स यानी कि अपर जो एपिडर्मल लेयर है, आपकी जो अपर स्किन वाली सरफेस होगी, वहाँ पे जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उनमें से ख़ास किस्म के एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो आपके उस स्केलेटन को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो एंडोक्यूटिकल है जब वो डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके साथ साथ ही नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल नीचे से सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे सिक्रीट होगी तो ऊपर वाला जिस तरह नीचे वाले नए एंडोस्केलेटन को जैसे जैसे स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी, वैसे वैसे जो ऊपर वाला आपका स्केलेटन है उसमें स्प्लिट्स आ जाएंगे, वो टूटना शुरू हो जाएगा और उसमें छोटे छोटे सुराख बन जाएंगे, ठीक है।
और थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा कि ऊपर वाला सुराख बनने की वजह से ज़रा जगह जगह पे वो गिरेगा, पूरा एज इट इज़ इकट्ठा पूरा स्केलेटन नहीं गिरता, बल्कि वो पीसेस की फॉर्म में, पोर्स की फॉर्म में जगह जगह से टूट के गिर जाता है। और नीचे वाला एक बड़ा और लार्जर जो आपका स्केलेटन बन रहा था, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट्स और डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो हार्ड हो जाता है। जब वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा तो ऊपर वाले को ऑटोमेटिकली वो फेंक देगा, ठीक है। तो ये जो है वो 4 स्टेजेस हैं कि पहले एंजाइम्स की मदद से ऊपर वाले को डाइजेस्ट करते हैं, पुराने वाले स्केलेटन को, फिर उसकी एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट होती है और नए वाले की एंडो और एपी और प्रोक्यूटिकल सिक्रीट होना शुरू होती है, फिर पुराने वाले के अंदर स्प्लिट्स और पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर पुराना शेड हो जाता है और नया जो है वो उसमें डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी दूसरे अपने प्रेडेटर के लिए, शिकारी के लिए आराम से प्रे ना बन सके, ठीक है। वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वल्नरेबिलिटी जो होती है उसकी, उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए आपका उन ऑर्गेनिजम्स का या उन एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ हार्मोन भी एक इन्वॉल्व होता है जिसको एक्डाइसोन कहते हैं। वो हार्मोन जो कि एक्डाइसिस में इन्वॉल्व है, उस हार्मोन को हम एक्डाइसोन कहते हैं, ठीक है। इसको आराम से रीड कीजिएगा और लेक्चर को 1 से 2 बार सुनिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।